नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के मॉडल पेपर 6 में। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है दोस्तों वह 3 होती है। तो यहाँ पर उच्चारण में लगने वाला समय जो दोस्त है वह मात्रा कहलाता है, और इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला दोस्तों होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंदर साथियों हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इसके अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है आते हैं। यानी कि 4 जो स्वर हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है दोस्तों दीर्घ स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ आते हैं। अब बात आती है दोस्तों प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, और इसका निशान जो है वो 3 की तरह, हिंदी में जैसे 3 लगाया जाता है उसी की तरह होता है। और अब जो है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखे होंगे पुराने टाइम के जो रामायण थे, जैसे वाल्मीकि रामायण, ज्वाला प्रसाद का रामायण, तो उसमें जो देखे होंगे तो कुछ अक्षरों के बीच में जो है इस तरह का साइन लगा रहता है, तो वह स्वर जो है प्लुत स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त है तो कौन सा विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो आप सभी दोस्त जो है उत्तर देंगे इस प्रश्न का कि सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा, जिसको हम अल्प विराम भी कहते हैं। तो हमारा जो शुद्ध सेंटेंस बनेगा वह क्या बनेगा कि सवेरा हुआ और यहाँ पर कॉमा, चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पर विकल्प डी, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों कि हवा कैसा शब्द है। क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है और संज्ञा है। तो दोस्तों, आप जो है इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचेंगे और मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो इस तरह से आप अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो हवा जो है यह जो है संज्ञा शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी होगा। हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वपार संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी होगा। प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताना है कि सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप बताएंगे आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो दोस्तों, इसमें जो उपयुक्त स्टेटमेंट है वह विकल्प बी, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब आइए देख लेते हैं सर्वनाम की विशेषता कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। और दोस्तों, आप जो है इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि हिंदी में सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों हिंदी में? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और आइए इनको हम देख लेते हैं। आप नोट करेंगे, पहला जो है पुरुषवाचक होता है दोस्तों, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और जो छठवां होता है दोस्तों वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक ही प्रश्न से कई सारे फैक्ट्स को तैयार किया। तो आप सभी दोस्त जो है इन फैक्ट्स को अपने कॉपी पेन में नोट करते हुए चलेंगे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है और पुल्लिंग के अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि विशेष्य के अनुसार होता है।
प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में और वर्तमान कालिक रूप में। तो आप सभी दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी यानी कि भूतकालिक रूप में, यानी कि क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था, ऐसे वाक्यों में जो है वह लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है प्रतिदिन, तो यह कैसा शब्द है यह बताना है। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है और कारक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर प्रतिदिन जो है वह अव्यय की तरह प्रयोग हुआ है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वाक्य में प्रतिदिन अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है, वह सदैव एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है वह अव्यय है। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, यानी कि यहाँ पर गलत शब्द बताना है, यानी कि कौन जो है असंगत है। तो यहाँ पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो आइए हम देखते हैं। कुमार का कुमारी, दास का दासिन, तरुण का तरुणी और सुंदर का सुंदरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि दास का दासिन या जो है असंगत युग्म है। क्योंकि दोस्तों दास का दासिन लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, इसका संगत शब्द युग्म होगा या दास का दासी होता है, न कि दासिन। यानी कि यहाँ पर दासिन की जगह सिंपल क्या होगा, दासी होगा। यानी कि दास पुल्लिंग होता है और दासी स्त्रीलिंग होती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। दोस्तों आप बताइएगा हिंदी में कितने वचन होते हैं। 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। बाकी संस्कृत में 3 वचन होते हैं दोस्तों, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, यह कैसा मतलब किस काल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का और सामान्य भूतकाल का। नेताजी ने भाषण दिया, आप सभी दोस्तों को बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि यह जो है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, सामान्य भूतकाल का। दिए गए वाक्य नेताजी ने भाषण दिया में सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ पर सामान्य भूत होता है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, यानी कि यहाँ पर भाव की प्रधानता दी गई है, इसलिए इस वाक्य में भाववाच्य का जो प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन और पक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि कारक जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यानी कि तद्भव नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है, तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अग्नि जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम शब्द है। बाकी 8, आम और आधा यह सभी जो है तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। निराशा, निष्कासन, निष्फल और निगम। तो दोस्तों यहाँ पर नी उपसर्ग का प्रयोग विकल्प डी यानी कि निगम में हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और यहाँ पर निगम में नी उपसर्ग जो है उसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। 2, 3, 4 और 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि प्रत्यय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। और अगर इसको विच्छेद करें तो यहाँ पर प्रतिधन अय अर्थात प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर 2 शब्द जुड़े हैं, प्रति और अय।
अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों शांत का विलोम जो है नहीं दिया गया है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें दी गई है, तो आप थोड़ा सा विशेष सावधानी देंगे। यानी कि शांत का विलोम नहीं है। तो उद्विग्न, स्थिर, अशांत, उत्तेजित। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि स्थिर जो है यह शांत शब्द का विलोम नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी दोस्तों नहीं है, तो आप जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। यानी कि अपना का पराया, आकाश का पाताल, आस्था का नास्ता और अग्नि का आग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी अग्नि और आग, क्योंकि यह विलोम नहीं बल्कि तद्भव और तत्सम रूप एक ही शब्द का दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है गोद, चिन्ह, संख्या और अंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अंक शब्द का अर्थ अंग नहीं होता है, बाकी गोद, चिन्ह और संख्या अंक शब्द के ही अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है दिए गए शब्द हैं घर, घाम, भवन और आवास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि घाम जो है आगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी घर, भवन और आवास आगार का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यानी कि अनंत का हमको एक और शब्द वाला अर्थ बताना है, अंतहीन, ईश्वर, शेष और आकाश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अंतहीन, यानी कि ऐसी चीज जिसका अंत ही नहीं होता उसको अनंत या अंतहीन कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ है दोस्तों टूटना, शाश्वत, श्रेष्ठ, शक्तिहीन, अंतिम सीमा, चमड़ा, चमड़ा और अंतिम समय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अंतिम सीमा और चमड़ा जो है, पहले वाले चरम का अर्थ अंतिम सीमा और चर्म का अर्थ जो है दोस्तों वह चमड़ा होता है। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, वार्षिक और युग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि 100 वर्ष के समय के लिए एक शब्द जो है वह शताब्दी होता है। बाकी दोस्तों 1000 वर्ष के समय के लिए सहस्त्राब्दी और 1 वर्ष के समय के लिए वार्षिक शब्द जो है वह प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अंकेक्षक किसको कहा जाता है? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, कारक, संधि और उपसर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि उसको जो है संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 25 देखेंगे कि प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम व, दिनम दिनम प्रति, दिनम 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 और व दिनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि दिनम दिनम प्रति जो है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इसके अन्य उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम आदि जो हैं होते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन से भाग में त्रुटि है? विद्वानों का दल आ रहा है, तो आपको बताना है दल आ रहा है का और विद्वानों। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि किस भाग में त्रुटि है दोस्तों। तो यहाँ पर जो दोस्तों जिस भाग में त्रुटि है वह विकल्प डी यानी कि विद्वानों जो लिखा है यह गलत है। दिए गए वाक्य में विद्वानों का दल आ रहा है में विद्वानों शब्द त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप होगा कि विद्वानों का दल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ब न होकर के यहाँ पर
वो का प्रयोग किया जाएगा, न कि वो। ठीक है, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि ये जो विद्वान लिखा है यह सिंपल वो रहेगा, न कि वो रहेगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे दोस्तों कि अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। रस यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि विभाव जो है अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य बनाता है। अस्थाई भाव को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे मित्रों कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। चौपाई, घनाक्षरी, दोहा और रोला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों आप याद रखेंगे कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे से मिलती है और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। तो यह जो है एक चौपाई का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे दोस्तों कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है। अनुप्रास, मानवीकरण, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है। अनुप्रास अलंकार एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास जो है आते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजयी, विजय, भाग्य, विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना और सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, अकर्मक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना और पढ़ना। तो यहाँ पर बताना है कि कौन जो है सुमेलित है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प ए यानी कि 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर ये सही है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं के अंतर्गत निराशा आता है, हताशा आता है, भलाई आता है, विजय आता है, भाग्य आता है। विशेषण के अंतर्गत शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना और सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों और अकर्मक क्रियाएं में दोस्तों लजाना, मरना, सोना। परंतु जो पढ़ना है यह अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि कोई आदमी जैसे वह पढ़ रहा है तो वो जरूर अपने हाथ में कुछ लिया होगा, परंतु जैसे वह सो रहा है तो वह तो सिंपल सो रहा होगा। लेकिन अगर वह पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह अपने पास किताब, नावल या मोबाइल कुछ लेकर ही पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर इसलिए यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए ऊपर के 1, 2 और 3 यह जो है सही विकल्प दिए गए हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 31 हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो बताना है यहाँ पर दोस्तों, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी अंगुली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि आ बैल मुझे मार। टेढ़ी अंगुली से दोस्तों अचार निकालना नहीं होता है। अचार की जगह आप इसे घी कर सकते हैं। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना आपने सुना होगा। घाट घाट का जूस पीना यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि घाट घाट का पानी पीना होता है। और तिल के लड्डू बनाना यह भी नहीं होता है, तिल का ताड़ बनाना होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि आ बैल मुझे मार। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे दोस्तों कि बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ होता है। अब दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि 1375 से 1700 जो है ईस्वी तक का समय पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 34 से 37 तक के प्रश्न जो है वो इस अपठित गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मैं जो है हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप वहाँ से टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस गद्यांश को आप इत्मीनान से 1 से 2 बार पढ़ेंगे। गद्यांश कितना हो भी बड़ा हो आपको घबराना नहीं है, आपको 1 से 2 बार गद्यांश को पढ़ना है।
और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% आपके गद्यांश से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको सही कर पाएंगे। पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आप उसका प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे और उसके बाद आप जो है सटीक उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो आइए हम आपको उत्तर यहाँ पर बता देते हैं कि गद्यांश में कायर किसको माना गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो गद्यांश के अनुसार विकल्प यानी कि जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले उसे कायर माना गया है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे दोस्तों कि भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं। तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प यानी कि जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं वह जो है भाग्य को दोष देते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे साथियों कि परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, यानी कि सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि परिश्रम शब्द जो है वह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और इस मॉडल पेपर 6 का अंतिम प्रश्न हिंदी से दोस्तों कि जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे मॉडल पेपर 6 के सभी 37 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यहाँ पर हिंदी और जीएस का जो मॉडल पेपर है वो चलाया जा रहा है। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार जुड़े हैं वो जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर प्रश्नों को आपको व्याख्या सहित बताया जाता है। तो आप सभी दोस्त जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में। तो साथियों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।